हाँ, वेलकम दोस्तों। मेरा नाम दुर्गानंद कुशवाहा है और आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के बाद हम लोग प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम क्लास 11th का पूरा केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, कुछ नाम से ये लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा जो केमिस्ट्री का जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर हमें उसे समझना है, अगर हमें ये जानना है कि भाई एक्चुअली केमिस्ट्री में होता क्या है, या केमिस्ट्री में जितने भी चीज़ें हमें पढ़ने हैं, अगर वो हमें अच्छे से समझना है तो हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अगर किसी इंसान को इंग्लिश सीखना है तो उसको सबसे पहले ABCD सीखना पड़ेगा। अगर वो ABCD नहीं जानता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो इंग्लिश लिखना सीख जाएगा या उसको इंग्लिश की अच्छी जानकारी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो जो उसका बेसिक्स है वो तो हमें पहले सीखना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यह जो चैप्टर है ये हमारे केमिस्ट्री का ABCD है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये चैप्टर नहीं आएगा तो हमें केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है। देखो ना, चैप्टर के नाम से ही लग रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है ताकि हमें केमिस्ट्री समझ में आ सके। हमें इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ना है। और अब सोचो कि अगर हमें केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है तो हमें केमिस्ट्री कैसे समझ में आएगा। तो मैं कहना बस इतना चाहता हूँ कि यार ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, नहीं तो आगे जा कर के जितना भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर में इस चैप्टर का कुछ ना कुछ योगदान जरूर है। तो इस चैप्टर को आपसे अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि पढ़ना हमें क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें आता ही होगा। और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मैटर। मैटर के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। वहाँ पे एक चैप्टर का ही नाम था मैटर, और वहाँ पे तो मैटर के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना था। आपने केमिस्ट्री क्लास 9th के केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ा होगा। एक फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और फिर जो आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा, इज मैटर प्योर, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है वह प्योर है या इम्प्योर है। तो उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी कि क्लास 9th में हम मैटर के बारे में बहुत ही कुछ पढ़ करके रखा है। तो इस चैप्टर में हम बस आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि मैटर होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास होगा और वह जगह घेरेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो सिंपली बस इतना याद रखो कि अगर किसी चीज़ के पास मास है, अगर किसी चीज़ के पास वजन है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको मैटर बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर के पास भी कुछ ना कुछ वजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह मार्कर भी क्या है, एक मैटर है। जैसे मैं हूँ तो मेरे पास भी कुछ ना कुछ वजन है, मतलब मैं भी एक मैटर हूँ। जैसे मेरे पास ये घड़ी है तो घड़ी के पास भी क्या है, कुछ ना कुछ वजन है। इसका ये मतलब हुआ कि घड़ी भी क्या है, एक मैटर है। मैंने शर्ट पहन के रखा है, इस शर्ट के पास भी कुछ ना कुछ वजन है, मतलब यह भी क्या है, एक मैटर है। अगर हमारे पास मोबाइल है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो वो भी मैटर है, क्योंकि उसके पास भी कुछ ना कुछ मास है। तो अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे, इनफैक्ट एयर भी मैटर है, क्योंकि उसके पास भी मास है। जब आपके घर का जो सिलेंडर होता है, LPG सिलेंडर, अगर वो खाली है तो 14-15 किलो का होता है, लेकिन जब उसमें हम गैस भर देते हैं तो वो लगभग 30 किलो के आसपास का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम एयर को भरते हैं, उसमें गैस को भरते हैं, तो उसका वेट बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि एयर के पास भी वेट है, एयर के पास भी मास है। इसका मतलब एयर भी एक मैटर है। तो आप अपने चारों तरफ देखो, ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा जिसके पास मास नहीं है, जिसके पास वजन नहीं है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, सेल बहुत छोटा चीज़ है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन उसके पास भी मास है। हाँ, बहुत कम मास है, लगभग 0 के बराबर मास है। लेकिन हमको उससे क्या मतलब है, हमको तो मतलब सिर्फ इतना से है कि भाई उसके पास मास होना चाहिए। और कितना होना चाहिए ये थोड़े है, बहुत कम है तो है, लेकिन है ना। हमको इस बात से मतलब है कि उसके पास मास होना चाहिए। अगर किसी के पास मास है तो उसको हम मैटर बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम जितने भी चीज़ों को देख पा रहे हैं वो सभी के पास मास है, मतलब सब कुछ मैटर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग मैटर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके पास कोई मास नहीं होता है, वो जस्ट एक फीलिंग्स है। जैसे लव, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, तो ये सब कुछ ऐसा चीज़ है ना जिसके पास वेट नहीं है, ये एक जस्ट फीलिंग है। तो हम लोग इसको मैटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि मैं किसी से 5 किलो प्यार करता हूँ, ये तो बेवकूफ़ी वाला बात हो गया, ठीक है। सामने वाला इंसान क्या समझेगा कि ये लड़का सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है या ये लड़की सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई है, इसको मैटर के बारे में नहीं मालूम है।
तो उतना ज़्यादा हम लोग जानते हैं, क्लास 9 से ही जानते हैं। तो ये हुआ थोड़ा सा मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में हम इतना बात बोल सकते हैं कि इसके पास मास होता है और यह क्या करता है, जगह को ऑक्यूपाई करता है। तो ये हुआ क्लास 9th का हल्का हल्का सा बात। फिर ये जो मैटर था इसको हम लोग दो तरीके से बांट रहे थे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमने क्या किया था, मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाई किया था। एक को हमने नाम दिया था सॉलिड, एक को हमने नाम दिया था लिक्विड, और एक को हमने क्या नाम दिया था, गैस दिया था। और इस तीनों को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर भी बोल रहे थे। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर का क्लासिफिकेशन। फिर हमने मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी बांटा था, जो हमने क्लास 9th में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर भी 2 प्रकार का था, एक प्योर मैटर और एक इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर का क्या मतलब है, जो एक ही प्रकार के एटम से बना होगा, मतलब जो पूरा पूरा प्योर है उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 100% प्योर कोई भी नहीं होता है। चाहे कोई इंसान हो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी है, कोई भी मैटर है, दुनिया में कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं है। तो एक इंसान 100% प्योर कैसे हो सकता है, ये हमारा साइंस बता रहा है। भले ही हम इसको प्योर मैटर बोल रहे हैं, लेकिन ये 100% प्योर नहीं है। आपने क्लास 10th में मेटलर्जी पढ़ा होगा, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी मैटर को जब धरती से निकालते हैं मेटल को, तो आप उसको कितना भी रिफाइनिंग कर लो, वो 100% प्योर नहीं बनता है। तो साइंस की नज़र से भी अगर हम देखें तो कुछ भी दुनिया में 100% प्योर नहीं है। तो एक इंसान 100% प्योर कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास कुछ कमी है तो कुछ खासियत भी है, कुछ खासियत है तो कुछ कमी भी है। डिपेंड ये करता है कि आप उसके बारे में क्या देखना चाह रहे हो। अगर आप किसी इंसान का खराबी निकालना चालू करो तो सिर्फ खराबी ही नज़र आएगा उस इंसान में। अगर आप किसी की अच्छाई निकालना चालू करो तो उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही आपको पता चलेगा। तो इस फेरा सब में नहीं पड़ना है। जो अच्छा है वो थोड़ा ना थोड़ा खराब भी होगा, जो थोड़ा थोड़ा खराब है वो थोड़ा ना थोड़ा अच्छा भी होगा, क्योंकि 100% प्योर कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारे केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर का 2 टाइप, एक प्योर मैटर, दूसरा इम्प्योर मैटर। ये जो इम्प्योर मैटर था इसको हम लोग प्यार से मिक्सर बोल रहे थे। फिर इस मिक्सर को भी हमने 2 टाइप में बांटा था, एक को होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर, और एक को हमने बोला था हेट्रोजीनियस मिक्सर। और ये जो होमोजीनियस मिक्सर है इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया था, जिसको हम लोग बोल रहे थे सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। क्लास 12th में एक चैप्टर का ही नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस होमोजीनियस मिक्सर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो प्योर मेटल है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको भी हम लोग 2 टाइप में बांट रहे थे, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो इस तरीके का हमारा कुछ क्लासिफिकेशन था क्लास 9th का। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बस थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ। तो ये था हमारा कुछ बेसिक। अब हम सीधा सा अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा क्लास 9th से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसको याद करिए। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर ही पढ़ा होगा जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन तो सबको मालूम है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी जरूर होगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस टाइम पर कुछ नियम कानून का पालन होता है। जैसे आप क्लास 10th में रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते थे। बैलेंस क्यों करते थे? क्योंकि आपको पता था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट में एटम्स की संख्या और प्रोडक्ट में एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या था, एक नियम था ना एक तरीके से। मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइम पर ये नियम पालन होगा कि भाई दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, एटम्स की संख्या बराबर होगी। तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन जब भी होता है ना तो उस टाइम पर कुछ नियम कानून का पालन होता है, बहुत सारे नियम कानून का पालन होता है। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर जिस भी नियम कानून का पालन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और कितने सारे लॉ हैं, आपने क्लास 9th में 2 ही लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 नियम और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोले हैं कि क्लास 9th से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो हम लोग अभी फिलहाल एक सबसे पहला जो हमारा नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
हिंदी से क्या मतलब है बता दे रहे हैं। कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा होगा, कोई क्लास 10th में हिंदी से पढ़ करके आया होगा, तो उसको भी तो लगे कि भाई हम 9th में पढ़े हुए हैं, नहीं तो उसको लगेगा ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्या बोलता है ये, देखो जैसे मान लो कि अपने पास एक रिएक्शन है H2 + O2 दैट गिव्स H2O, ठीक है। यह एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अपने पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 15 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पानी बनेगा 25 ग्राम, ठीक है। ये मैं इतना शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखो यहाँ से जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा होगा। ये नियम कहता है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा या कोई केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है या जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो उस टाइम पर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबको पहचानने में आता होगा, आप लोग 10वीं पास है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, जिसका टोटल वजन कितना है 10 ग्राम और 15 ग्राम 25 ग्राम, मतलब टोटल रिएक्टेंट का मास है 25 ग्राम। और यहाँ पे पानी क्या है, यहाँ पे पानी प्रोडक्ट है जिसका वेट क्या है 25 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है और ये जो हमने डेटा दे रखा है, यह डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यही फंडा है कि भाई रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कि यहाँ पर 10 ग्राम हाइड्रोजन था तो रिएक्शन के बाद भी 10 ग्राम रहा, और यहाँ पर अगर 15 ग्राम ऑक्सीजन था तो रिएक्शन के बाद भी 15 ही ग्राम रहा, तब ना जाकर के बाद में 25 ग्राम हुआ। रिएक्शन से पहले जितना पदार्थ था उतना ही मैटर, जितना मैटर रिएक्शन से पहले था रिएक्टेंट में, उतना ही मैटर रिएक्टेंट के बाद भी है, मतलब रिएक्शन के बाद भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो कि नया मैटर बनता तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर नया मैटर नहीं बना, नया पदार्थ नहीं बना, क्योंकि अगर इस टाइम पर नया मैटर बनता तो प्रोडक्ट का मास बढ़ जाता ना, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का मास नहीं बढ़ा। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइम पर नया मैटर नहीं बनता है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर जो पहले पदार्थ था, जितना भी रिएक्टेंट था, जितना भी मैटर था, वो मैटर डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर कुछ मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता तो प्रोडक्ट का मास कम रहता रिएक्टेंट से, लेकिन यहाँ तो बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस टाइम पर ना ही मैटर नया बनता है, ना ही नए मैटर का निर्माण होता है, और ना ही पुराने मैटर का विनाश होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। या तो आप ये बोल लो कि फिजिकल और केमिकल चेंज के मतलब टाइम पर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है, या आप ऐसे बोल लो कि फिजिकल मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइम पर या फिजिकल चेंज के टाइम पर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जब भी फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा तो उस टाइम पर हम ना ही नए पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही पुराने पदार्थ का विनाश कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से ये बातें बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करो। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन याद रखना ये सिर्फ लागू है किसके लिए, फिजिकल चेंज के लिए और केमिकल चेंज के लिए। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हो ना, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा, E = mc²। वहाँ पे क्या होता है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं हो पाता है। तो याद रखना है ये बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ वैलिड नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पर। न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पर क्या बराबर होता है, सम ऑफ मास एंड एनर्जी, ये बराबर होता है। टोटल मास और टोटल एनर्जी का सम बराबर होता है, सिर्फ मास बराबर नहीं होता है।
फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के टाइम पर मास बराबर होता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन टाइम पर सिर्फ मास बराबर नहीं होगा, वहां मास और एनर्जी का सम बराबर होता है। तो कहने का ये मतलब बस इतना याद रखो कि न्यूक्लियर रिएक्शन पे जाकर के ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो अप कर जाता है। इतना बस आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, ठीक है, अब समझ में आया। इतना बात तो सबको क्लियर होगा। अब देखो जैसे मान लो कि मैं इसको फिर से लिखता हूँ एक बार, H2 प्लस O2 और ये रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। अब देखो दोनों साइड मास बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब सोचो कि ये बराबर कब होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। अब तुम सोचो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो दोनों साइड मास बराबर होगा। तुम खुद सोच लो भाई एक बार कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो दोनों साइड मास कैसे बराबर होगा। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट में एटम की कुल संख्या, टोटल संख्या, और प्रोडक्ट में एटम की टोटल संख्या बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड एटम की संख्या को बराबर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो पीछे 2 और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। अब दोनों साइड एटम की संख्या बराबर हो गई, मतलब यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि भाई हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, समझ में आया, ताकि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो सके। क्योंकि अगर एटम की संख्या बराबर नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो कर जाएगा। तो इतना बात याद रखना है। और इस नियम पर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं बनता है। जैसे आपको कहेगा कि भाई 10 ग्राम हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और 50 ग्राम पानी बनाया, बता ऑक्सीजन कितना होगा। तो सिंपल सा बात है ना, क्या मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 50 ग्राम पानी है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 40 ग्राम रहा होगा, तब दोनों साइड बराबर होगा। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल होता है। तो देखो ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट है ना, ये कब लागू होता है, ये तब लागू होता है जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट रिएक्शन कर जाए। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन लिए हैं और 40 ग्राम ऑक्सीजन लिए है, तो पूरा का पूरा 40 ग्राम और पूरा का पूरा 10 ग्राम हाइड्रोजन अगर रिएक्शन कर जाएगा तब जाकर के हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया था लेकिन 5 ग्राम ही रिएक्शन करता है, मतलब 5 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और 40 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो कितना पानी बनता है, 45 ग्राम बनता ना, 50 ग्राम थोड़े बनता वहाँ पे, तो 45 ग्राम ही पानी बनता। तब हम यहाँ पर अगर ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि भाई टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर होगा, तब जाकर के हमारा ये मतलब आंसर गलत आ जाता है। तो ये रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर कब होगा, जब पूरा का पूरा कंप्लीटली रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, तब मतलब कुछ बच रहा है, और जो बच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यू, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन लिए थे, उसमें से अगर 5 ग्राम रिएक्शन किया था, 5 ग्राम हाइड्रोजन बच गया ना, तो हम कहेंगे 5 ग्राम हाइड्रोजन का रेजिड्यू बच गया। तो रेजिड्यू मतलब जो रिएक्शन नहीं किया, जो बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं तो रेजिड्यू। तो अगर मान लो कि रेजिड्यू बच रहा है, तब हम क्या फार्मूला लगाएंगे। तो अगर रेजिड्यू बच रहा है तो वहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा प्लस मास ऑफ रेजिड्यू के बराबर होगा। याद रखना, मतलब प्रोडक्ट के साथ रेजिड्यू का मास जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये फंडा याद रखना है कि अगर रेजिड्यू बच रहा होगा तब जाकर के हम ये फार्मूला लगाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के मास के साथ रेजिड्यू का मास भी क्या करना है, जोड़ना है। तो इतना बात सबको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में आप क्या लिखेंगे, अबाउट टीचिंग स्टाइल एंड कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं। बाकी धन्यवाद।